हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फिजिक्स का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। हमने 46 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। देखो 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m एंड चार्ज q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 16 मीटर। Two particles of same mass m and charge q are placed at 16 centimeter apart. They do not experience any force. ठीक है, इन्होंने कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करी अगर। द वैल्यू ऑफ क्यू बाय एम इज। अब हम ये सोचेंगे भाई चार्ज है तो फोर्स तो एक्सपीरियंस करनी चाहिए, बट इन्होंने कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोनों के पास सेम चार्ज है तो दोनों के दोनों का चार्ज का साइन भी सेम रहा होगा। जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो दोनों को सेम साइन का मानेंगे, तो इन दोनों को एक रिपल्शन की फोर्स एक्सपीरियंस होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। और ग्रेविटेशन की वजह से, क्योंकि इनके पास मास है तो ग्रेविटेशन की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, है ना, दोनों के पास। यहाँ पे ग्रेविटेशन की और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। रिपल्शन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगी, दोनों को अट्रैक्ट करने वाली ग्रेविटेशन फोर्स लग जाएगी। दोनों को नेट फोर्स, इन्होंने कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करी, है ना, कोई भी फोर्स इन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं करी है अगर, तो नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहा होगा। एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। इसका मैग्नीट्यूड हम बराबर कर देंगे, है ना, हम इसका मैग्नीट्यूड बराबर कर देंगे। तो अगर मैग्नीट्यूड अगर इन्होंने बोला कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो क्यू बाय एम की वैल्यू हमें बतानी है। तो बहुत सिंपल है, अगर हम एफ ई को लिखेंगे तो वो आ जाएगा के, देखो के Q1 Q2 बाय में 16 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको लिखोगे जी m1 m2 बाय में m1 m2 दोनों mm के बराबर, ये 16 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यूनिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर। तुम्हें क्यू बाय एम चाहिए, क्यू स्क्वायर यही रहने दो, एम स्क्वायर नीचे आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा क्या के, है ना। जी को ऐसे रहने दो, के को क्या लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आ गया मेरा जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्यू बाय एम क्या आ जाएगा, क्यू बाय एम आ जाएगा इसका अंडर रूट 4 जी पाई एप्सिलॉन, अंडर रूट 4 g पाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना। Now next question number 48। देखो 48 क्वेश्चन में क्या लिखा, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge plus q1 moves diametrically through a uniformly charged sphere। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर हमें यहाँ पर बोला है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। इसका मतलब कैसा रहा होगा, ये कंडक्टिंग होगा या नॉन कंडक्टिंग होगा। जब भी हमसे ऐसे बोला जाए कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है तो हम इसको कैसा मानते हैं, हम कैसे ही बन जा, कैसा मानेंगे, नॉन कंडक्टिंग मानेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद टोटल चार्ज माइनस क्यू। अब इसका रेडियस है कैपिटल आर और इस पर यूनिफॉर्मली माइनस क्यू चार्ज, Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो ऐसे सारे में इस पे टोटल चार्ज कितना है, इसके पास टोटल चार्ज है, इसके पास टोटल चार्ज है माइनस Q2। ओके, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, जिसका चार्ज है प्लस Q2 प्लस Q1, मूव कर रहा है, वो डायमेट्रिकली थ्रू द यूनिफॉर्मली, इसके डायमीटर के अलोंग, समझो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो डायमीटर है इसका 2r का, इस डायमीटर के अलोंग एक प्लस Q1 चार्ज का जिसका मास m है, ऐसा एक पार्टिकल डायमेट्रिकली इस स्फीयर के मूव कर रहा है। अब बोला अगर ये प्लस Q1 जो है ये परफॉर्म कर रहा है SHM, तो उस SHM का टाइम पीरियड कितना होगा। एक SHM जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड भी होता है भाई, है ना। जब वो अपने पाथ को रिपीट करता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो कैसे निकालोगे इसका टाइम पीरियड, कैसे निकालोगे,
अरे तो हमें ये समझना पड़ेगा क्या ये एसएचएम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है ना भाई। अच्छा मुझे एक चीज बताना कि अगर मेरे पास ये एक स्फीयर है ना, हमने पॉजिटिव के साथ जनरली पढ़ते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, इसके पास सारे में अंदर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस जो मुझे रखा है कैपिटल आर, और यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी करेगी जिस डिस्टेंस पर हम जाके देखने वाले हैं वहां पर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को स्मॉल आर डिस्टेंस बाहर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो तुम बोलोगे कि जो ई आउटसाइड होता है ना वो होता है के, इस पर टोटल चार्ज मान लो कैपिटल क्यू, जैसे इसके पास टोटल चार्ज कितना है -Q2, वैसे इसके पास चार्ज है कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू मान लेंगे, कैपिटल क्यू बाय में जिस डिस्टेंस पे तुम जाके देख रहे हो उसका स्क्वायर। मतलब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो जैसे ही हम कैपिटल आर से बड़ा कोई डिस्टेंस लेते हैं तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सरफेस पर कितनी हो जाएगी, सरफेस पर ई सरफेस पर एग्जैक्टली कितनी हो जाती है, के कैपिटल क्यू बाय में कैपिटल आर का होल स्क्वायर। जब ई अंदर की बात करते हैं तो वो कितनी होती है, समझो ये वाला जो रेडियस है ये समझ रहे हो, इसको हटा दो, यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ वाई डिस्टेंस दूर जाके देख रहे हैं अंदर की तरफ, तो ई इनसाइड आता है कितना, ई इनसाइड आता है के कैपिटल क्यू, जितने डिस्टेंस पर जाके देख रहे हैं वो बाय में टोटल स्फीयर का रेडियस का होल क्यूब। तो यहाँ पे तुम देखोगे कैपिटल क्यू क्या कांस्टेंट है, कैपिटल के भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी कि वो डिस्टेंस जो कि तुम्हारे अंदर है जहाँ पे तुम जाके देख रहे हो, तो अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मैं आर लूं या वाई लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हमने आर से रिप्रेजेंट करा तो आर लिख लो, या आपने वाई से डिनोट करा वाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको भी आर लिखना तो इसको भी आर लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो आर है, इस केस में जो आर है वो छोटा है कैपिटल आर से, और इस केस में जो आर है वो बड़ा है कैपिटल आर से, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, जितने डिस्टेंस पे तुम सेंटर से जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर तुम देख रहे हो उसका डिस्टेंस सेंटर से, और अगर तुम आउटसाइड जाते हो तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, डायमेट्रिकली इसके मूव कर रहे हैं, मतलब स्फीयर के अंदर मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, स्फीयर के ये अंदर मूव कर रहा है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, माइनस हो चाहे प्लस हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा भाई, जिस तरह से वेरिएशन प्लस चार्ज के लिए होता है वैसे ही माइनस चार्ज के लिए भी तो होता है। मुझे एक चीज बताना कि अगर यहाँ पे एक प्लस पॉइंट चार्ज है उससे मैं स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूछूं तो वो कितनी हो जाएगी, ये चार्ज है क्यू, समझो क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी के क्यू बाय में आर स्क्वायर। अगर ये माइनस का होता तो मैग्नीट्यूड तो तब भी यही रहता, प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी, माइनस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी, सिर्फ डायरेक्शन पर फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो वैसे ही चलेगा, है ना, चाहे वो प्लस का चार्ज हो, पॉइंट चार्ज चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉइंट चार्ज के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही होती है, सिर्फ डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है कि प्लस चार्ज से अवे जाती है माइनस चार्ज की तरफ आती है। सिमिलरली स्फीयर के लिए भी वेरिएशन चाहे पॉजिटिव चार्ज के लिए देखोगे चाहे नेगेटिव चार्ज के लिए देखोगे वो सेम रहेगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ जाएगी, नेगेटिव चार्ज की अंदर की तरफ आएगी, और कुछ वेरिएशन में फर्क तो नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही चलने वाली है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही चलने वाली है। तो अब मुझे एक चीज बताना, हमने यहाँ पर ये ग्राफ देखा है ना, तो इस ग्राफ को देखते हुए क्या हम ये समझ पाएंगे कि ये एसएचएम है, कैसे समझेंगे, देखो कैसे समझेंगे कि एसएचएम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है अंदर की, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स भी होता है क्या, हाँ, क्योंकि फोर्स जो होता है ना, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स भी होता है, तो जिस तरह से फोर्स वेरी करेगा उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करती है, तो चाहे तुम फोर्स का ग्राफ बनाओ चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना भाई, सेम ग्राफ बनेगा दोनों का। हाँ, फोर्स भी बाहर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अंदर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगी बाहर। अब मुझे एक चीज बताना कि इसके अंदर की तरफ ये वेरी कर रहा है, तो जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे तुमसे बोलूं कि ये स्पेन माइनस चार्ज का है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये -Q2 चार्ज इसके ऊपर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसका सेंटर है,
यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा क्योंकि तुम इसके सरफेस तक चले गए हो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम रहा होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड थोड़ा सा इससे बीच में रहा होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड थोड़ा सा और कम रहा होगा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, फिर ज्यादा, है ना। मतलब क्या हो रहा है, सेंटर से जितना दूर जाके देखोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी उसके पास। मतलब ये जो Q1 चार्ज इसके पास रखा हुआ है, ये जब सरफेस के पास होगा ना इसके पास फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत तेजी से इसको खींचेगा ये। जैसे ही ये सेंटर पर आएगा, जैसे ही ये सेंटर पर आएगा, जब यहाँ पे स्मॉल r जीरो हो जाएगा, जब ये सेंटर पर आ जाएगा उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया, क्या बताया, के क्यू आर बाय में कैपिटल आर क्यू, ये तो बताया। हाँ, तो जैसे ही स्मॉल आर जो है वो जीरो हो गया, वो सेंटर पर आ गया, है ना। जैसे स्मॉल आर जीरो हो गया, वो सेंटर पर आ गया, और उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, यानी कि मेरी फोर्स भी जीरो हो जाएगी। हाँ, फोर्स भी जीरो हो जाएगी, है ना। फोर्स भी क्या हो जाएगी, फोर्स भी जीरो हो जाएगी। तो अगर अब तुम देखोगे इसको, देखो यहाँ पर मुझे इससे ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर एसएचएम होगा। कैसे, देखो तो समझो मेरे पास ये स्फीयर है, इस स्फीयर पर यहाँ पर जब ये पार्टिकल था तो उस पर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी। कहाँ लगेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और माइनस का स्फीयर है, माइनस का चार्ज स्फीयर है, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगी। जैसे 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 ये सेंटर के पास आएगा, जैसे जैसे ही सेंटर के पास आएगा फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल आर घट जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। यहाँ पे आता थे फोर्स कम हो जाएगी, तो यहाँ पे आता तो रुकना चाहेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी यहाँ पर। तो हाँ, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगी सेंटर पर, बट वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो निकल जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, जैसे ये आगे निकलेगा तो फोर्स इस साइड लगनी स्टार्ट होगी, जैसे जैसे दूर जाएगा फोर्स और ज्यादा लगनी स्टार्ट होगी। हाँ, फिर यहाँ से घूम के वापस आएगा, फिर दोबारा से यहाँ पे आके जीरो हो जाएगी फोर्स, फिर दोबारा से रुकने की कोशिश करेगा, बट वेलोसिटी तो उसके पास है। देखो फोर्स तो चाहे जीरो होगी बट वेलोसिटी तो है, तो आगे निकल जाएगा। तो दोबारा से फोर्स पीछे की तरफ खींचेगी, धीरे धीरे यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे नेट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वापस से फोर्स पीछे की तरफ खींच के वापस से यहाँ तक आएगा। तो क्या ये तुम्हें एसएचएम दिख रहा है। हाँ, हम अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस पर कितनी फोर्स लगेगी, वो कैसे निकालोगी, फोर्स आ जाएगी फोर्स ऑन Q1, किस पर निकाल रही हूँ, Q1 पर निकाल रही हूँ, तो वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 माइनस Q2 इंटू में Q1। ऐसे तो फोर्स लिखते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो यहाँ पर फोर्स आ जाएगा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी आ जाएगी, किस डिस्टेंस में एक्स पर, समझो यहाँ से किसी डिस्टेंस में एक्स पर देख रही हूँ, यहाँ पे सेंटर है ना, इस सेंटर से किसी डिस्टेंस एक्स पर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, है ना। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के Q2 बाय में, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा के Q2 बाय में स्मॉल एक्स बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, सॉरी क्यूब इंटू में Q1। तो यहाँ पर तुम्हारी फोर्स अगर इतनी आ रही है तो मुझे बता सकते हो एक्सेलरेशन, फोर्स को मैं लिख सकती हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के Q1 Q2 x बाय में कैपिटल R क्यूब। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा के Q1 Q2 बाय में R क्यूब इंटू में m x, ये तो आएगा। अब मुझे यहाँ पे ध्यान से देख के बताना, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एक्सेलरेशन पर वेक्टर आएगा इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय में m R क्यूब x वेक्टर आएगा। मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर ये जो तुमने लिखा है ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इसका भी तो वेक्टर होता है, ये भी तो वेक्टर डायरेक्शन में है कि ना। या फिर सिंपली मुझे इतना बताना बस कि यहाँ पर ये जो मेरा स्फीयर है, इस पर ये माइनस का चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी जगह पर, तो क्या ये फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा है यहाँ, तो क्या ये एक्सेलरेशन भी अंदर की तरफ ही देगा। हाँ, और मैंने इसको डिस्प्लेस कहाँ करा, बाहर x, तो x और a की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है क्या। हाँ, x और a की डायरेक्शन अपोजिट है। अभी मैं x कहाँ से मेजर करूँ, सेंटर से, x ऐसे मेजर कर रहे हैं और a तुम्हारा आगे जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या मैं इसे माइनस एक्स लिख दूं, डायरेक्शन वाइज लिख सकती हूँ बस। हाँ, तो मैं इसको माइनस लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और एसएचएम के अंदर यही कंडीशन फुलफिल होती है कि जो एक्सेलरेशन होता है और जो पोजीशन होती है ना वो आपस में माइनस के साथ आती है वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो ये जो सारा बचता है मेरे पास, तो वो होता है क्या, तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर। याद रखना एसएचएम के अंदर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
ये तुम्हारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। जब भी तुम एसएचएम में टाइम पीरियड निकालने के लिए बोलेंगे, हमेशा तुम फोर्स लिखना, उस फोर्स की मदद से एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, और यहाँ पर एक्स की जगह पर जो भी तुम्हारा बचा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। सारा का सारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, वो आ रही है के क्यू वन क्यू टू बाय में एम आर क्यूब। क्या है, स्क्वायर को मैं इधर भेजूंगी तो ये अंडर रूट हो जाएगा, हाँ अंडर रूट हो जाएगा। ओमेगा को मैं लिख सकती हूँ 2 पाई बाय में टी इज इक्वल टू रूट अंडर के क्यू वन क्यू टू बाय में के क्यू वन क्यू टू बाय में एम आर क्यूब। यहाँ से टाइम पीरियड क्या आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है देखो 2 पाई, इस टाइम पीरियड को इधर भेज दो और बाकी सारे टर्म को इधर भेज दोगे, तो यहाँ पर रूट अंडर एम आर क्यूब बाय में के क्यू वन क्यू टू। के को क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो क्या, हाँ लिख सकते हैं। 1 नीचे चल जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे हो जाएगा क्या, हाँ। अब मैच करवा लो तुम, देखो सब में 2 पाई ऊपर है, हाँ सब में 2 पाई ऊपर है, ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, देखो यहाँ पे तो गलत हो गया ये। और अगर 4 नहीं है, ऊपर 2 है, अगर मैं ऊपर यहाँ पे 2 बनाना चाहूँ तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, कुछ ना कुछ मतलब अलग होगा। बट यहाँ पे तो बस सिर्फ 2 आ गया ना, गलत हो गया देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, गलत हो गया। अब तुम्हारा एम आर क्यूब है, एम आर क्यूब यहाँ पे बी है, क्यू वन क्यू टू है, क्यू वन क्यू टू यहाँ पे बी, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं क्या। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब बाय में 2 1 क्यू टू बाय में क्यू वन क्यू टू, कोई गड़बड़ी हुई है इसके अंदर, एक सेकेंड। यहाँ पे 8 पाई था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 8 पाई है ना, ये वाला मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। therefore option 1 is the correct answer. Now next question number 49, देखो ध्यान से इसको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। The order of magnitude of minimum electrostatic force between two charged particle at a separation 1 meter is, मुझे बताना है उस order of magnitude of minimum electrostatic force। मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो होता है के क्यू वन क्यू टू बाय में आर स्क्वायर, है ना। मुझे मिनिमम करना है किसको, इस फोर्स को, इसको मुझे मिनिमम करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ टू चार्ज पार्टिकल एट अ सेपरेशन 1 मीटर। अब देखो इन्होंने आर को भी फिक्स कर दिया कि भाई मुझे तो 1 मीटर पर ही चाहिए, है ना। 1 मीटर पर मुझे मिनिमम फोर्स कितनी होगी वो बताना है। अब ये भी मीडियम पर डिपेंड करता है, और एक टाइम पर तो हम मीडियम को भी कांस्टेंट कर देंगे, ये भी कांस्टेंट की तरफ बिहेव कर रहा है यहाँ पर। बात सारी चलेगी किस पर, बात सारी चलेगी के क्यू वन, सॉरी बात सारी चलेगी क्यू वन क्यू टू यानी कि चार्जेस पर। मुझे मिनिमम चार्ज का प्रोडक्ट चाहिए, मैग्नीट्यूड में मिनिमम चार्ज का प्रोडक्ट चाहिए, तो क्यू वन या क्यू टू कुछ भी हो जाए, देखो ध्यान से, चाहे क्यू वन की बात करो चाहे क्यू टू की बात करो, अगर मुझे इन दोनों का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो होता है। सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा नेचर में कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक्चुअल में ना क्वेश्चन ने बोला कि दो इलेक्ट्रॉन को तुम 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दो, मुझे बताओ फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। मतलब समझ रहे हो, इन्होंने बोला फोर्स मिनिमम कर दो 1 मीटर पर। अब 1 मीटर पर बोला इन्होंने, अब मीडियम भी कांस्टेंट है ना, मीडियम की बात नहीं करी तो मीडियम कांस्टेंट हम मान लेंगे, वैक्यूम की बात कर रहे हैं। और के क्यू वन के सॉरी क्यू वन क्यू टू, क्यू वन और क्यू वन क्यू टू पर सारी बात चलेगी। क्यू वन क्यू टू को मिनिमम करना है। मिनिमम कौन सा चार्ज होता है नेचर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है क्या, हाँ तो इलेक्ट्रॉन को रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ की वैल्यू कितनी आएगी, के ई स्क्वायर बाय में 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। F इज इक्वल टू के क्या रखोगे, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू में क्या रखोगे 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 250.6, देखो सॉरी 2.56 इंटू 10⁻⁻38,
तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको तुम मल्टीप्लाई भी अगर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑलमोस्ट ये 18 या 20 मान लो नियरली, हमें मैग्नीट्यूड आपस में आसपास ही पूछा है, इनटू ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर पे कितना आ जाएगा, -29 या। अब देखना ध्यान से, इसका जीरो ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -28। क्या ये इस मैग्नीट्यूड में जा रहा है, क्या ये इसमें जा रहा है, ये थर्ड ऑप्शन बना रहे हैं हमारे। हाँ, देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, देखो ध्यान से क्या कहा इन्होंने कहा, 3 लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट्स। मुझे एक चीज बताना, जो नॉन कंडक्टिंग शीट होती है ना, ये अगर मेरे पास नॉन कंडक्टिंग शीट है, ये शीट कैसे, तुमने तो एक लाइन बना दी, हमने इसको ना साइड व्यू से बना रखा है, ये शीट ऐसे है, हमने इसका बस ये वाला पार्ट दिखा रखा है ना, एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से समझना ध्यान से। समझो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास कुछ ना कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा है, तो ये इनफाइनाइट है या लॉन्ग है, ये बहुत लॉन्ग है, इनफाइनाइट है, तो उससे यहाँ पर किसी भी डिस्टेंस दूर जाने लगोगे, वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है। अगर तुम एक्स डिस्टेंस दूर जाओ, चाहे कितने भी डिस्टेंस दूर जाके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो ना, वो आता है क्या, वो आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। थ्री लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट्स, ठीक है, जिसकी डेंसिटी है सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा आर अरेंज एज शोन इन द फिगर, ऐसे अरेंज कर दिया। द फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किस तरह से अरेंज, किस तरह से तुम्हारी यहाँ पर करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है करेक्टली कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्टली कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इनमें से। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हें बनानी है, कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिससे दूर जाती है, देखो ध्यान से इस फिगर को, ऑप्शन को ध्यान से देखोगे ना, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी ज्यादा है, कहीं कहीं पे कितनी कम है, कहीं कहीं बीच में है, तो लाइंस जितनी ज्यादा होती है ना, उतना ज्यादा क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, बस इतनी सी बात है। और मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का उसकी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो समझो मैं मान रही हूँ कि ये सिग्मा है ना, ये 2 सिग्मा है, ये 3 सिग्मा है। अब प्लस चार्ज की वजह से ये प्लस अभी नहीं मेंशन, तो प्लस मानेंगे, भी प्लस मानेंगे, भी प्लस मानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से आगे जाती है, ये एक ही है 1 सिग्मा है, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर गई, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर गई, ठीक है। वहां पे +2 सिग्मा है, तो यहाँ से 2 फील्ड लाइंस बाहर गई, ये एक बाहर गई और एक और बाहर गई, ऐसे चली गई। यहाँ पे 3 सिग्मा है, तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर गई, ये 1, ये 2 और ये 3, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3, ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखना तुम, कौन कौन सी एक दूसरे को काटेगी, ये 1 2, साइड देखो, ये 1 हो जाए, 2 3 4, साइड सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी यहाँ, सारी एक ही डायरेक्शन में, सारी की सारी बहुत हाई होगी। यहाँ पे एक इधर है, एक इधर है, एक दूसरे को काट देगी, बाकी सारी इधर है, ठीक है। यहाँ पे कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 फील्ड लाइन, यहाँ पे कितनी बची, 4 बची, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से लिखना, एक इधर, एक इधर काटा, एक इधर, एक इधर काटा, एक इधर, एक इधर काटा। अब देखो ध्यान से, इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यानी कि यहाँ भी 6 होगी। इस वाले रीजन में 0 होगी, 0 होनी चाहिए भैया जी, गड़बड़ी हो गई, 0 0 0। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे सारी इस साइड होगी, यहाँ पे सारी इस साइड होगी, और यहाँ पे इधर साइड होगी, इधर साइड नहीं पे इस साइड होनी चाहिए, गड़बड़ी कर दी, इधर साइड होनी चाहिए, यहाँ पे तो होनी चाहिए ना, ओ सारा गलत हो गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, और इसका कम होना चाहिए, कम है, therefore ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, देखना ध्यान से इसको, देखो ध्यान से क्या कहा इन्होंने, a charge स्मॉल q is placed at 1, 2, 1,
and another charge minus q is placed at 0, 1, 0 such that they form an electric dipole. एक प्लस का है एक माइनस का है, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर रहा है। एक चार्ज है प्लस का जो रखा हुआ है 1, 2, 1 पर, एक रखा हुआ है माइनस का 1, 0, 1, 0 पर। ठीक है, एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर ये फॉर्म कर रहा है। क्या इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं? बिल्कुल, डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है? प्लस से माइनस की तरफ होती है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड होती है, डाइपोल की उल्टी होती है, प्लस की तरफ होती है, डाइपोल की साइड हो जाएगी। हाँ, क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बता सकते हैं? बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो डिस्टेंस हो जाएगा कितना? अगर मैं वेक्टर में लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम एक सिंपल काम करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो अभी काम खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, 1 इंटू, ऐसे उन्होंने डायरेक्शन दे रखे, नहीं दे रखे, ऊपर देख लो। उन्होंने बोला देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आई कैप। 2 आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2 आई कैप। कैलकुलेट द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल। टॉर्क बताना है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है P क्रॉस E। तुम्हें ये बताना है। और बोला सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो यार। ठीक है, मैग्नीट्यूड बता दो बस। ओके, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? कि तुम्हें डाइपोल, इसमें तुम्हें पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में हो है, पता होना चाहिए, डायरेक्शन वाइज पता होना चाहिए, मतलब वेक्टर फॉर्म में पता होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म में पता होना चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में जो डाइपोल होता है वो होता है चार्ज तो स्केलर है, इनटू में डिस्टेंस हो जाएगा वेक्टर। देखो ध्यान से, जिस साइड डाइपोल की डायरेक्शन है ना, उस साइड ही आर की डायरेक्शन होती है। मतलब ये तुम्हें ऐसे आर वेक्टर निकलना पड़ेगा। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो कुछ नहीं करना, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, काम खत्म। मतलब क्या? मतलब ये कि 1 माइनस 0, 1 माइनस, देखो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 आई कैप, फिर 2 माइनस 1 जे कैप, उसके बाद 1 माइनस 0 के कैप। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आई कैप प्लस जे कैप, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका ये वेक्टर आ गया मेरे पास। और तुम यहाँ से अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो वो आ जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट अंडर 3। कितना आ जाएगा? रूट अंडर 3 आ गया। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास ये कितना आ गया? ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा चार्ज कितना दे रखा है? क्यू। मैग्नीट्यूड रखते हैं सिर्फ चार्ज का यहाँ पर, हाँ मैग्नीट्यूड रखते हैं बस, तो आ जाएगा क्यू इंटू में रूट 3। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्या आ गया? ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और अगर तुम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो आ जाएगा क्यू, और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सब कुछ, तो आई कैप, इसलिए दूसरा क्यू आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस क्यू के कैप। इधर मैंने क्या कर दिया? इधर मैंने इसकी कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, ओके। तुम्हें टॉर्क चाहिए? हाँ टॉर्क चाहिए, टॉर्क हो जाएगा। इसको तुम्हें इसको इसके साथ क्रॉस कर देना, कुछ नहीं करना। तो 2 आई कैप, देखो ध्यान से ना, ये क्या होता है? ये होता है P क्रॉस E, है ना। उन्होंने वैसे तो देखो ध्यान से, अगर मैं देखूं तो उन्होंने वैसे तो मैग्नीट्यूड ही पूछा है। मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो एक काम करते हैं ना, सिंपल इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व कर देते हैं। हाँ सॉल्व कर दो ना। देखो ध्यान से, आई कैप, जे कैप और के कैप। पी वेक्टर को लिखोगे, पी वेक्टर क्या है? ये है क्यू आई क्यू ना, क्यू आई कैप, क्यू जे कैप, क्यू के कैप। और ई वेक्टर क्या है? ई वेक्टर में जे और के नहीं है, इसको 0 के कैप, 0 जे कैप ऐसे लिख सकती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ रहा है यहाँ से, तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा मेरे पास, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आई कैप 0 माइनस 0 माइनस जे कैप, या सिंपल लिखो जे कैप। इसी सीक्वेंस में चलेंगे ना अभी, कहाँ से आ जाएगा? 2q, 2q, हाँ 2q माइनस 0 प्लस के कैप, दैट इज 0 माइनस 2q। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये तो 0 हो गया आई वाला, ये आ गया कितना? 2q जे कैप, और के वाला आ गया माइनस 2q के कैप, है ना।
इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे यहाँ पर, हाँ मैग्नीट्यूड निकाल लो। एक सेकेंड, ये तुमने मैग्नीट्यूड तो निकाला था नहीं, ये डायरेक्शन वाइज आ गया, सॉरी ये तुम्हारा टॉर्क वेक्टर फॉर्म में निकाला है तुमने। मैग्नीट्यूड अब तुम निकालोगे, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट है ना, वेक्टर फॉर्म में तुम्हारा आंसर आता है, मैग्नीट्यूड में नहीं। तुमने आई से के को इंक्लूड करा है भाई, तो मैंने गड़बड़ी कर दी थोड़ी सी, गलत गलत बोल दिया था भाई। यहाँ से ना तुम मैग्नीट्यूड नहीं निकाल, तुम वेक्टर निकाल दो, पूरा पूरा वेक्टर वेक्टर आ रहा है आईजी में, तो यहाँ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट अंडर इसका, इसके पास कितना है 2q इसका स्क्वायर प्लस 2q का माइनस 2q का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, दैट इज 4q स्क्वायर इंटू 2 रूट, ये आ जाएगा कितना रूट 2q, कितना आ गया रूट 2q, ये आंसर आ रहा है क्या, therefore ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखना डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूले से ना हमेशा वेक्टर फॉर्म में ही आंसर आता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वेक्टर फॉर्म में ही तुम साफ सीधे से निकाल रहे हो। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 52, a charge q is uniformly distributed over a road of length 2l, एक रोड है जिसकी लेंथ दे रखी है तुम्हें 2l, ठीक है, इसके पास q चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। अब ये रोड है, यहाँ पे प्लेन शीट नहीं है, ये रोड ही है, ठीक है, ये 1D फिगर ही है तुम्हारे पास। कंसिडर क्यूब ऑफ एज एल, एज दे रखा है तुम्हें एल, एंड सेंटर ऑफ अ क्यूब इज एट वन एंड ऑफ द रोड, इसके एंड, इस रोड का एक एंड पर इस क्यूब का सेंटर है। देखो ये क्यूब है ना, इस क्यूब की एज कितनी है, एक सेकेंड, ये तुम्हारे पास क्यूब है, इस क्यूब की एज लेंथ है एल, ठीक है, ये क्यूब है, इस क्यूब का जो सेंटर है ना, इसके सेंटर पर एक एंड है इस रोड का जिसकी लेंथ है 2l, और इस रोड पर चार्ज कैपिटल क्यूब डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे मैंने अलग अलग बना दी तो आपस में मिक्स हो जाए सब कुछ, मैंने रोड को अलग बना दिया यहाँ पर, है ना, फिर एक कंबाइंड डायग्राम बना दिया जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें। द मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब इज, कितना मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मिनिमम बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, क्या मैक्सिमम भी हो सकता है। हाँ एक चीज देखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ये क्यूब दे रखा है, इस क्यूब की एज लेंथ है एल, ये भी एल होगा क्या, हाँ ये भी एल ही तो होगा। मुझे एक चीज बताना, अगर तुम इसका मिनिमम बोलोगे तो सीधा निकल जाओ इससे, मतलब सेंटर से अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछोगे तो ये वाला ही आता है, जो कितना आएगा, जो इस एज लेंथ का आधा आएगा, है ना। हाँ अगर तुम इसके डायमेट्रिक जाओगे तो वो मैक्सिमम आ जाएगा, नहीं ये वाला फेस डायगोनल के जाओगे अगर तो वो मैक्सिमम नहीं आता, वो मैक्सिमम कितना आएगा, वो आ जाएगा, देखो ध्यान से, वो आ जाएगा रूट 2l, इसका डायगोनल होता है उसका आधा आ जाएगा, यानी कि l बाय रूट 2, इससे तो ज्यादा आएगा, ये मिनिमम होता है, ये जो होता है ये मिनिमम है, ये बीच का आ गया। और अगर तुम यहाँ पे जाओगे बॉडी डायगोनल पर जाओगे ना तो वो आता है l रूट 3 का आधा, ये तुम्हारा मैक्सिमम होता है। अगर हमसे बोलता ना ये क्वेश्चन तो मुझे मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो इस वाले लेंथ को लेते हैं, क्योंकि एक अगर तुम रोड को ऐसे रखोगे तब भी तो ये इसका एक जो एंड है वो तो सेंटर पर ही है, इन्होंने बोला मिनिमम बताना है, तो मिनिमम तो तुम सीधा सीधा रख दो इसको, है ना, मिनिमम क्या करो, मिनिमम सीधा सीधा रख दो इसको। अगर मैक्सिमम पूछते तो बॉडी डायगोनल के लॉन्ग रखते, मिनिमम पूछे तो सीधा सीधा रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्यूब दे रखा है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना फ्लक्स आएगा, तो फ्लक्स तो बहुत सिंपल है भाई, फ्लक्स गोस लॉ से हम करेंगे। गोस लॉ क्या कहता है, गोस लॉ हमसे कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट, तो इस क्यूब ने कितना चार्ज को एनक्लोज्ड कर दिया, इसके पास टोटल चार्ज था कैपिटल क्यू, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख सकते हो, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, लेंथ आ जाएगी 2l, है ना, ये इसका क्या गया, लैम्डा आ गया। कितनी लेंथ इसके अंदर आ गई, तुमने अभी बताया कि ये जो एच लेंथ है ये तो एल है, तो इसकी ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये एल बाय 2 हो जाएगी। देखो ध्यान से भाई, ये वाली इंची तो है, आधा इंक्लो आधा का आधा आधी रोड इसके अंदर है ना, ये इतनी ही लेंथ है, एल का आधा यानी कि एल बाय 2, तो चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा क्यू, यानी कि लैम्डा इंटू एल बाय 2, लैम्डा इंटू एल बाय 2, यानी कि क्यू इंटू में क्यू बाय 2l
ये तुम्हारा लैम्डा था इंटू में L/2, तो वो आ जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा Q/4। और सिंपली ऐसे भी सोच सकते हो कि तुम्हारे 2L जो लेंथ है उसके पास चार्ज है Q, लेंथ को तुमने 4 गुना कम कर दिया तो चार्ज भी तो 4 गुना कम हो जाएगा ना। L/2 जो होता है वो 2L का 4 गुना कम हो गया ना, मतलब तुम्हारा 2L/4 अगर तुम करोगे तो क्या ये तुम्हारा L/2 आ रहा है। हाँ, अगर तुम्हारी लेंथ 4 गुना कम हो गई है तो चार्ज भी तो 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ ही तो है, तो चार्ज इज इक्वल टू L लैम्डा। लैम्डा तो कांस्टेंट है क्योंकि तुमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा, कुछ नहीं मेंशन है, वैसे देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ अगर 4 गुना कम हो जाएगी तो चार्ज भी तो 4 गुना कम होगा। हाँ, तो चार्ज आ जाएगा Q/4 और एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसी में अगर मुझसे बोलते ये मिनिमम हो गया क्या, हाँ ये मिनिमम है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अगर ये मैक्सिमम बोलते तो क्या होता, अगर ये मैक्सिमम बोलते तो उसमें हम चार्ज कितना होता, तो उसका चार्ज तुम निकाल दे, तो Q इज इक्वल टू Q मैक्सिमम कितना इनक्लोज कर सकता है ये, तो वो करता है लैम्डा इंटू मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ बताई मैंने तुम्हें √3L/2, तो ये तुम्हें दे रखा है Q/2L और ये हो जाएगा √3L/2, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3Q/4। कितना आ रहा है, √3Q/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर बनता है। ठीक है, ये मैक्सिमम हो जाएगा और वो हो जाएगा मिनिमम। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। देखो ध्यान से, बहुत बड़ा दिख रहा होगा क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन ने क्या बोला, अ टॉय कार विथ चार्ज, एक टॉय कार है जिसके पास चार्ज है Q। कि तुम्हारे पास टॉय कार है ना, इस टॉय कार का चार्ज तुमने कितना दे रखा है, Q। ठीक है, ऑन अ फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, ये फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पर रखी हुई है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखी हुई है, यानी कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा। एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा ना इस सरफेस का, फ्रिक्शन लेस है ये, और फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखी हुई है, इन्फ्लुएंस ऑफ द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से इस पे फोर्स लगेगी QE, ड्यू टू फोर्स QE इट्स वेलोसिटी, समझो इससे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, अब इस QE फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। अभी तो ये रेस्ट पर थी, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड थी, 0 से लेकर 6 मीटर पर सेकंड तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड के टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी जो इनिशियली 0 थी उसकी वेलोसिटी कितनी पहुंची, 6 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड ड्यूरेशन। इट्स एट देन देखो 0 पर थी, 6 मीटर पर सेकंड पहुंच गई एक मिनट में, एक सेकंड में। अब बोला एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इंस्टेंट पर जब इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हुई, यानी कि एक सेकंड बाद, उस इंस्टेंट पर द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दी। जो जिस भी डायरेक्शन तुमने मानी थी, यहाँ पे ये कार आ गई थी, हाँ यहाँ पर ये कार आ गई थी, है ना, यहाँ पर ये कार आ गई थी और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड, और इसी टाइम पर मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर दी, उल्टी कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिस साइड भी तुमने मानी है उससे रिवर्स कर दी। द कार कंटिन्यूज टू मूव, अब देखो फोर्स ये पीछे लगाएगा बट कार के पास वेलोसिटी है ना, ये चाहे फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा बट कार के पास वेलोसिटी होने की वजह से ये थोड़ी देर तक आगे जाएगी। हाँ, कब तक आगे जाएगी, जब तक 0 नहीं हो जाती तो पता है दोबारा से वेलोसिटी, है ना। तो उन्होंने बोला कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, तब भी कार मूव कर रही है, कंटिन्यू टू मूव करने दिया मैंने कार को, और मोर एक सेकेंड, द कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड। इस जर्नी यानी कि यहाँ पर 1 सेकेंड हो गया था कार को मूव करते करते, मैंने 0 सेकेंड पर जब टाइम इनिशियली 0 था
उस टाइम पर रेस्ट पर थी। जब 1 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। जैसे ही वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हुई, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। उसके बाद मैंने इसको 2 सेकंड तक मूव करने दिया, मतलब कब तक? 3 सेकंड तक। इसके बाद 2 सेकंड, यानी कि टोटल हो गए कितने? 3 सेकंड। तो द कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 मोर सेकंड। इसके बाद 2 सेकंड और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। किस फील्ड के? इस रिवर्स वाली फील्ड के मैंने मूव करने दिया इसको, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकंड, जो को बोल भी दिया 0 से लेकर 3 सेकंड तक। तो मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालनी है आर रिस्पेक्टिवली। ये तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं, तो कैसे निकालोगे? तो बहुत सिंपल है, मुझे एक चीज बताना। मान लो इस टाइम कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, तो इसके पास कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी, क्यों ही। जब ये यहाँ पर रिवर्स्ड भी कर दी, क्या मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा? हाँ, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। मुझे एक चीज बताना, क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लोगे? हाँ, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स बाय में मास ऑफ द कार, है ना। ये मास किसका है? ये कार का मास है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन तो भाई क्यू ई बाय में एम ई तो आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, सिंपल एक कंसेप्ट समझो। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, मेरे पास ये क्या है? ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की इनिशियली वेलोसिटी कितनी है? 0 है, रेस्ट पर बैठा हुआ है ना। मैंने इसको क्या करा? मैंने इसको एक्सेलरेशन दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ओके। जैसे मैंने इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया, और कितने, कब तक दिया? 1 सेकंड तक दिया। 1 सेकंड तक मैंने इसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है? कि हर 1 सेकंड इसके अंदर वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भर देगा, है ना। तो मैंने इसको 1 सेकंड के लिए दिया, तो यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। हाँ, फिर मैंने क्या करा? मैंने इसकी डायरेक्शन देखो, मैंने इसके ऐसे एक्सेलरेशन दिया था, ठीक है। अब मैंने क्या करा? मैंने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रखा, 2 मीटर पर सेकंड ही रखा, बट डायरेक्शन उल्टी कर दी भाई, है ना। मैंने मैग्नीट्यूड सेम रखा, डायरेक्शन उल्टी कर दी। तो क्या अब ये इस साइड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ाना है, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाना चाहेगा 1 सेकंड के अंदर। तो अब ये अगर तुम्हारा टाइम 1 सेकंड पर है, तो 1 सेकंड बाद, इसके 1 सेकंड बाद, यानी कि यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड जब हो जाएगा, तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या? क्यों? क्योंकि देखो ना, ये 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाएगा किस साइड? इस साइड। अभी इसके पास इस साइड 2 मीटर पर सेकंड थी, तो वो 1 सेकंड में पहले इसकी ये खींचेगा, और उसके बाद 1 सेकंड बाद, यानी कि 3 सेकंड पर वो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड इसको दे देगा। क्या ये समझ आया? है ना। देखो ध्यान से, क्या हुआ था? एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर बैठा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर बैठा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको एक्सेलरेशन दिया इस साइड, कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसका मतलब हुआ कि हर 1 सेकंड वो उसके अंदर 2 मीटर पर सेकंड बढ़े, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड इंजेक्ट कर देगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो उसने क्या करा? 1 सेकंड बाद, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड हो गया, तो यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी आ गई इस डायरेक्शन में, किस साइड आ गई? राइट साइड आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। फिर क्या हुआ? फिर अब मैंने इसी इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, मैग्नीट्यूड वैसे ही रखा। अब क्या हुआ? डायरेक्शन इस साइड आ गई। अब यहाँ पे क्या करेगा? अभी इस साइड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाने की कोशिश करेगा 1 सेकंड में। तो यहाँ पे 1 सेकंड बाद अगर तुम एनालाइज करोगे, तो 2 सेकंड पर 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 करेगा पहले, क्योंकि यहाँ पर ये 2 मीटर पर सेकंड। देखो ऐसा समझो कि इसके पास 2 मीटर पर सेकंड इस साइड थी, 1 सेकंड में उसने इस साइड 2 मीटर पर सेकंड एक और दे दी, दोनों मिला के 0 हो जाएगी, नेट स्पीड 0 हो जाएगी। हाँ, दोनों दोनों मिला के 0, यानी कि अगेन ये रेस्ट पर आ जाएगा। और फिर अगले 1 सेकंड बाद अब इसको 2 मीटर पर सेकंड दे देगा उल्टी डायरेक्शन में। सेम सिनेरियो बन रहा है इस कार के साथ। इस कार के साथ क्या हो रहा है? इस कार के साथ क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, मेरे पास जो एक्सेलरेशन पहले था मैग्नीट्यूड में, वही एक्सेलरेशन बाद में भी है। जितना भी एक्सेलरेशन था उसने इनिशियली रेस्ट पर था, टाइम इज इक्वल टू 0 पर। 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कर दी इसने 6 मीटर पर सेकंड इस साइड। अब जैसे ही मैंने इसकी डायरेक्शन उल्टी करी, 2 सेकंड तक मैंने इसे मूव करने के लिए अलाउ कर दिया। इसका मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से, सेम सेम सिचुएशन क्रिएट होगी। तो ये एक्सेलरेशन कितना रहा गया होगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रहा होगा, है ना। तो उससे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा होगा। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 6 मीटर पर सेकंड। सिर्फ डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। क्या? सिर्फ डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। फोर्स के साइड ही डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। 4 में यहाँ पे कितना हो जाएगा ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसने 1 सेकंड में इसको 6 मीटर पर सेकंड स्पीड दे दी। अब यहाँ पे मैंने इस अपोजिट डायरेक्शन वाले एक्सेलरेशन के साथ इसको 2 सेकंड के लिए मूव करने के लिए अलाउ कर दिया। अभी जब 2 सेकंड के लिए इसको मूव करने के लिए अलाउ कर दिया, तो ये जब इसको 1 सेकंड हो जाएगा इस जर्नी का 2 सेकंड पर, यहाँ पर ये रेस्ट पर आ जाएगा क्या, हाँ ये रेस्ट पर आ जाएगा। और जब ये अलाउ करने के बाद भी आगे जब ये मूव करेगा, जब इसका टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या इसकी वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना भाई, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना उल्टी डायरेक्शन में, वैसी सिनेरियो है। हाँ 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी उल्टी डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखना। तो अब क्या करना है तुम्हें सिंपल एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड लिखना है। पहले एवरेज वेलोसिटी लिख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट है चला, तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे समझ लो कितना चला होगा, पहले इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, इसको से निकालो, u स्क्वायर, थर्ड वाली इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, हाँ फाइनली वेलोसिटी कितनी होगी 30, फाइनली वेलोसिटी होगी 6 का होल स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था 6 इंटू डिस्प्लेसमेंट x मान लिया डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 6 पे काटेगा इसको। एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन 6 था ना, 6 आप पुट कर दे रहे हो यहाँ पे, 6 से 6 कैंसिल हो गया, एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। 3 मीटर आगे चलेगा, ये 3 मीटर आगे चला, फिर एक्सेलरेशन उल्टा कर दिया तो वापस 3 मीटर में जाके रुकेगा, सिमेट्रिक मोशन है क्या, ये भी तो 3 मीटर ही होगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा वो नहीं पता हमें, वो निकालना पड़ेगा, तो वो निकालना। देखो ध्यान से, इसको एक्स मान दिया, कैसे निकालूंगी, क्या ये वाला सिनेरियो भी तो एग्जैक्टली इसके जैसे ही तो हो गया, तो ये भी तो 3 मीटर ही तो होगा भी। मुझे एक चीज बताना, ये भी 3 मीटर ही तो होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी ना, यहाँ पे 6 हो गई, फिर 6 से 0 हुई, फिर 0 से वापस 6 हुई, तो सिनेरियो तो सारे के सारे सिमेट्रिक ही तो हो गए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब ये आगे चलना जाएगा भाई, ये पीछे आएगा ना, एक्चुअल में ये पीछे आएगा, 3 मीटर पीछे आएगा। कैसे बोल रहे हो तुम, तो देखो मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये मेरी टॉय कार है, ये टॉय कार है, ये रेस्ट पर बैठी हुई है, ये 1 सेकंड बाद रिमूव करते करते 3 मीटर तक आगे गई, है ना, 1 सेकंड बाद इसके बाद वेलोसिटी आ गई 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ऐसी मूव कर रही है ये उल्टी, रिवर्स डायरेक्शन कर दी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पर इसके पास रेस्ट में आ गई है ना, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड पर ये रेस्ट पर आ गई, है ना। उसके बाद ये जब ये उल्टी डायरेक्शन में तो मूव करेगा ना भाई, देखो ना, इस साइड डायरेक्शन देगा, इस साइड वेलोसिटी देगा, तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर मूव करके आगे गई थी, फिर 1 सेकंड बाद ये वापस से यहाँ तक आएगी और वापस से इधर की तरफ वेलोसिटी गेन करेगी 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा क्या, हाँ भाई आगे थोड़ा ना जाएगा, यहाँ पे रेस्ट पर आ गया ना, हाँ यहाँ से वो उल्टे डायरेक्शन में देगा ना, उसका एक्सेलरेशन पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, है ना। वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड ही देगा, उल्टे डायरेक्शन में देगा, बट वो आगे थोड़ा लेके जाएगा, उसको पीछे जाएगा वो, है ना, वो पीछे जाएगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 आगे गया, फिर 3 और आगे गया, 3 पीछे आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 3 का ही हुआ, टाइम हो गया 3 सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड आ गई। हाँ, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस टू ऐड करते हैं, तो 3 + 3 + 3 तो कितना हो जाएगा 9, बाय में टाइम हो जाएगा 3 सेकंड, ये हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो क्या बोला इस क्वेश्चन ने हमसे, दोबारा देखते हैं एक बार इसको। ये ऑप्शन लिखना चाहिए, ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी आंसर नहीं, इसको डाल दो, फोर्थ ऑप्शन वैसे भी आंसर नहीं है। देखो तुमने आंसर निकाल दिया है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पास एक टॉय कार है, ये टॉय कार जो है वो कैसे है, वो इनिशियली रेस्ट पर बैठी हुई है, तो नीचे बना देते हैं, ये टॉय कार है जो इनिशियली रेस्ट पर बैठी हुई है, ठीक है, मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है ना, तो ऐसी एक्सेलरेशन मिलेगा, इससे कितना मिलेगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, हमने निकाला 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, टाइम इज इक्वल टू 0 पर ये रेस्ट पर बैठी हुई है। 1 सेकंड बाद इसके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, और ये कितना डिस्टेंस मूव करके आगे गई 3 मीटर। कैसे निकाला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला,
6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। ये कैसे निकाला? हमने सोचा कि भाई टाइम इज इक्वल टू 0 पर, ये रेस्ट पर थी, बाद में इसने 1 सेकंड बाद वेलोसिटी गेन कर ली 6 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी फाइनली होगी 6 माइनस 0, बाय में टाइम हो गया 1, तो ये हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। और बाद में इसी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने फील्ड की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, यानी कि एक्सेलरेशन भी उल्टा हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर ये आगे इसको दो सेकंड तक इसमें मैंने अलाउ कर दिया मूव करने के लिए। यहाँ तक आते आते 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड की जर्नी के बाद, यानी कि 2 सेकंड बाद, टोटल 2 सेकंड बाद ये यहाँ पे आके रेस्ट में आ जाएगी क्या? हाँ। और फिर क्योंकि उल्टी तरफ इसको धक्का लग रहा है ना, उल्टी तरफ धक्का लग रहा है, देखो ये आगे की मूव करती है, एक्सेलरेशन उल्टी तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लग रही है, धक्का पीछे की तरफ लग रहा है, तो अब ये इस साइड मूव करेगा क्या? हाँ। अब ये इस साइड मूव करेगी, कितना मूव करके यहाँ पे आई थी? 3 मीटर। अभी पीछे की तरफ मूव करेगी, अभी पीछे की तरफ मूव करके करते करते यहाँ तक आ जाएगी वापस से। और यहाँ पर जब ये आएगी तो टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड हो जाएंगे, और उल्टी तरफ इसके पास वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। कितना मूव करके आएगी? 3 मीटर की मूव करके आएगी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय, सॉरी टोटल डिस्टेंस, टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 3 आगे गई, 3 फिर आगे गई, फिर 3 पीछे आ गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 बाय में 3, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड है ना। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस से 3 आगे, फिर 3 आगे, फिर 3 पीछे, तो हो जाएगा, ऐड होता है सिंपल, 9 हो जाएगा, 9/3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। देयरफॉर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये काइनेमैटिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, और कुछ नहीं है इसमें, काइनेमैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज्यादा लग गई है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा है? 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, दोनों कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है, ठीक है। ये 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हो गए, दोनों कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है बाय अ 2 मासलेस स्ट्रिंग, जिसकी लेंथ तुम्हें दे रखी है L, ठीक है। आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस D, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है D, D की वैल्यू बहुत कम है L से। इसका मतलब ऐसा हुआ कि भाई ये स्ट्रिंग की लेंथ बहुत ज्यादा है, और ये आपस में ऐसे ऐसे है, समझ लो ना कि ये बहुत ऐसे है, ऐसा, ये ऐसे ऐसे है, ये D हो गया मेरा, ये कॉमन पॉइंट हो गया, और ये L हो गया, तो ये L बहुत बड़ा है D की कंपेरिजन में, ऐसा कुछ है, ठीक है। So, two identical charge spheres suspended from a common point by a two massless string of length L are initially at a distance D. D is less than L apart because of their mutual repulsion. क्यों दूर दूर है? क्योंकि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिपल्शन है। मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, आइडेंटिकल है, माइनस वन होंगे माइनस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सेम नेचर रहा होगा। द चार्जेस बिगेन टू लीक, दोनों से चार्ज लीक होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से कुछ चार्ज निकल रहा है, यहाँ से भी कुछ चार्ज निकल रहा है। अभी इस टाइम पर इनिशियली अभी इस टाइम पर क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगी, यहाँ पर दोनों में सेम लगेगी क्या? हाँ। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी K, दोनों का चार्ज Q इंटू क्यू बाय में D², ये इनिशियली लग रही होगी। ओके, द चार्जेस बिगेन टू लीक, जैसे ही चार्ज लीक होना स्टार्ट होगा, क्या ये फोर्स का मैग्नीट्यूड घट जाएगा? क्योंकि देखो ये चार्ज कम होता जाएगा, चार्ज कम होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड घटेगा, धक्का कम मारेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, धीरे धीरे इस साइड ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर ये इनके पास कुछ और चार्ज होगा, ऑफ कोर्स इससे कम होगा, तो क्यू डैश मान लो, है ना। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस x है, और ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे कोई वेलोसिटी v के साथ। दोनों आइडेंटिकल है, हम आइडेंटिकल सिचुएशन भी मानकर आगे चल रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। अब देखो, द चार्जेस बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट,
जो चार्ज इन दोनों से लीक हो रहा है ना, जो चार्ज इन दोनों से लीक हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है, यानी कि dq/dt कांस्टेंट है। ये समझो इस लाइन का मतलब। क्या कहा? The spheres at constant rate. The charges begin to leak from both the spheres at constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v. Then v varies as a function of x. x क्या है? x है distance between the spheres. डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स, जो किसी पर्टिकुलर कोई भी टाइम t पर ऐसा रहा होगा, ये t इज इक्वल टू 0 पर हो गया, ये किसी टाइम t पर हो गया, है ना भाई, ये किसी टाइम t पर हो गया, ये किसी टाइम t पर हो गया और टाइम इज इक्वल टू 0 पर हो गया। बिटवीन द स्फीयर्स एस, हमसे बोला कि ये जो वेलोसिटी है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है दोनों चार्जेस के बीच में x, वो किस तरह से, वेलोसिटी उस x पर किस तरह से डिपेंड करेगी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक आंसर हमें बताना है। तो हम एक चीज सोचते हैं, पहले मुझे एक चीज बताना है यहाँ पर, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये वाला एंगल वर्टिकल से एंगल थीटा है, क्या ये थीटा वेरी कर रहा है? हाँ वेरी कर रहा है भाई, ये थीटा इनिशियली थीटा नोट है, समझो, और यहाँ पे किसी टाइम t पर ही थीटा t आ गया, ये थीटा वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है। यहाँ से अगर मैं तुमसे बोलूं कि tan थीटा t लिखना चाहती हूँ, तो कैसे लिखोगे? तुम बोलोगे अगर tan थीटा t लिखना है तुम्हें, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये q है, q डैश, ये q डैश है ना, ये डिस्टेंस है मेरा कुछ ना कुछ x, यहाँ से ये मान लो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है y, है ना, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या है ये समझो कि ये वाला ना हम ऐसे ऐसे दिखाते हैं इसको, ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y, कितना, इतना, ये इतना डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस है y, और ये एंगल है थीटा t। तो यहाँ से अगर मैं तुमसे बोलूं tan थीटा t लिखो, तो तुम बोलोगे वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, इतनी लेंथ, यानी कि x का आधा, तो क्या ये x/2 हो जाएगा? हाँ, तो x/2 परपेंडिकुलर बाय में बेस, बेस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, बेस हो जाएगा y, तो ये आ जाएगा 2 बाय, तो x/2y, क्या आ जाएगा? x/2y, ये आ जाएगा। हाँ, अब ऐसे सोचो कि यहाँ पर, ये तो मैंने तुम्हें बताया ये कैसे आएगा, ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ, वो मैंने ऊपर लिख दिया है। अब मैं इसके अंदर देखना चाहती हूँ, इसी डायग्राम के अंदर t टाइम पर, ये जो t टाइम पर मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर ये q डैश, ये मेरा q डैश, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है x। अब मुझे इस चीज बताना कि ये एंगल मेरा थीटा t था, ये एंगल थीटा t था। अब इस साइड यहाँ पे टेंशन लगेगी t, यहाँ पर जो कुछ ना कुछ आर्बिट्ररी टाइम, जो भी हम t टाइम मान रहे हैं, उस टाइम t पर जो फोर्स लग रही है वो लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो भी उस टाइम पर लग रही है, और यहाँ पे नीचे लगेगा इसका mg, है ना। तो यहाँ से ये एंगल आ जाएगा, क्या ये वाला एंगल तो थीटा t ही होगा। हाँ, तो क्या यहाँ से भी तुम tan थीटा t को तुम बता सकते हो? क्या लिखेंगे? ये वाला एंगल थीटा t है, तो ये देखो ध्यान से, ये f बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, बात तो सेम होगी। हाँ, ये परपेंडिकुलर हो गया f बाय में mg। एफ क्या है? उस टाइम पर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कितनी हो जाएगी? के क्यू डैश का होल स्क्वायर बाय में डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एम जी नीचे है, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्या ये भी थीटा टी ही तो होगा? हाँ, देखो ना, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और एम जी बेस, तो ये कितना हो गया? ये यहाँ से आ गया मेरे पास के क्यू डैश का होल स्क्वायर, क्यू डैश का होल स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर एम जी, ये आ गया। हाँ भाई, ये आ गया, ठीक है, हमें समझ आ गया कि ये आ रहा है यहाँ पे, उसको हटा दो। अब एक चीज देखो, यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी साइन मुझसे बोला है, मतलब मुझे कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तो कांस्टेंट है। अच्छा, और एक चीज और देखो, क्वेश्चन में मुझे गिवन था ये कंडीशन, अभी मैंने तुम्हें बताया था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो डी है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन वो बहुत कम है, ये जो डी है लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है, ये लेंथ है, और इसके कंपैरिजन में ये जो डी डिस्टेंस है ये बहुत कम है, ऐसा डायग्राम है एक्चुअल में। तो एक चीज इससे देखो कि अगर जो y था, जो यहाँ पे y था वो क्या था? y क्या था? y ये था, अभी हमने ऐसे डायग्राम बनाया था जिसमें हमने q डैश बनाया था, ये मेरा x था और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y था। हाँ,
तो क्या ये y वेरी कर रहा है? y क्या है? y उन दोनों के बीच में सेपरेशन बनेगा, उसका डिस्टेंस है। अगर एक दूसरे से थोड़े से पास आएंगे, जैसे समझो कि ये ऐसे है, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है x और ये है मेरा y। ठीक है, एक दूसरे के ये जब ये पास आएंगे, जब एक दूसरे के थोड़ा सा, अच्छा अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊं, ये ऐसे है, ये x है और ये y है। अगर मैं तुमसे बोलूं जब ये पास आएंगे तो देखो ये ऐसे हुआ, ये यहाँ पर आ गया और ये थोड़ा सा और पास होते होते यहाँ पर आ गया, तो देखो ये x घटेगा और देखो थोड़ा सा y बढ़ेगा क्या? हाँ, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि L इतना बड़ा है कि भाई थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा ना, अगर ये थोड़ा सा पास आ भी जाएगा कि भाई थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा पास आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा पास आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो ये बॉल और दूसरी बॉल यहाँ पर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, तो थोड़ा सा ये डी घटेगा और देखो ध्यान से ये जो y है थोड़ा सा ये इतना इतना सा बढ़ जाएगा। बट L इतना बड़ा है d से कि हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। मतलब y मेरा क्या है, यहाँ पर y मेरा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो क्या ये पूरा कांस्टेंट हो गया? हाँ, ये कांस्टेंट हो गया। k कांस्टेंट है, हाँ mg भी तो कांस्टेंट है, हाँ मास तो कांस्टेंट रहेगा उस बॉल का, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो क्या बचा? x इज इक्वल टू क्यू डैश का स्क्वायर, और x स्क्वायर को इधर साइड लिया होगा तो x क्यूब हो जाएगा ये। x इसको अगर तुम रूट बोथ साइड कर दोगे तो क्या 3/2 आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू डैश। हाँ, तो अगर मैं तुमसे बोलूं मुझे वेलोसिटी चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, 3/2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3/2 - 1 और dx बाय dt ये हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा dq डैश बाय में dt। मतलब चार्ज का रेट, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है ना, ये हो गया क्या? रेट ऑफ चेंज, यानी कि डिक्रीज हो रहा है चार्ज या लीक हो रहा है चार्ज, लीक ऑफ चार्ज। और तुमने यही तो बोला था कि ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट था। अब तुम बोलोगे यहाँ पे क्यू डैश है, यहाँ पे क्यू है, क्यू डैश किसी टाइम का चार्ज है, चाहे तुम उस टाइम के चार्ज को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में या इनिशियल चार्ज को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों तो भाई रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज को ही तो बता रहे हैं। और क्वेश्चन में लिखा था कि जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज है वो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है यहाँ पे। हाँ, तो इसको भी हटा दो यहाँ से, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा 3/2, x में से 3/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा, और dv बाई dx क्या होता है? वेलोसिटी होता है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया, 1 लिख दो इसको, ये कांस्टेंट है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। तो वेलोसिटी इधर ही रहने दो, x को उधर लेके जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? x की पावर कितनी हो जाएगी? -1/2। देयरफॉर क्या हो गया? वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस की पावर -2। क्या आ गया ऑप्शन? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो मैंने तुम्हें एक मेथड बताया इस क्वेश्चन का। कैसे ऑप्शन 4 आंसर आया? हमने tan थीटा से आंसर निकाला, थीटा t पर हमने वैल्यू निकाली, एक ज्योमेट्रिकल वैल्यू से निकाली, एक बार फोर्स को रख के निकालिया, दोनों में हमने x और d, देखो दोनों के दोनों वेरिएबल है ना, हमें तो एक वेरिएबल चाहिए, तो हमने एक की वैल्यू एक की रिस्पेक्ट में निकाल दी, और दूसरा वाला का रेट कांस्टेंट है तो उसका फायदा उठा लिया, यहाँ से कांस्टेंट हटिए वो चला जाएगा, मुझे प्रोपोर्शनली साइन चाहिए। अगर मैं यहीं पर डिफरेंशिएट कर देती तो क्यू डैश भी आ जाता है ना, अगर समझो मैं यहीं पर डिफरेंशिएट कर देती तो क्या हो जाता है? यहाँ पे 3x² आता, b आता, और यहाँ पर q डैश भी आ जाता, फिर यहाँ पे कांस्टेंट आता, पर ये q डैश तो मुझे चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए, तो हमने पहले ही स्क्वायर को यहाँ पे निकाल दिया, फिर डिफरेंशिएट करा तो ये कांस्टेंट बन के निकल गया, फिर हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन निकाल दिया, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया है ना, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो दूसरा मेथड भी है क्या इसका? कुछ एक मेथड और है इसका, एक मेथड और है इसका, कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर इनिशियली क्या था? इनिशियली चार्ज क्यू क्यू था, है ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d था, और इसकी लेंथ l है, l इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, और बस ये सब कुछ गिवन है मुझे, ठीक है, और ये लीक कर रहा है जिसमें dq बाई dt क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है, ये गिवन था। हाँ,
ये गिवन था, ठीक है, इतना मुझे पता था। अब देखो हम इसी चीज का यहाँ पे फायदा उठाएंगे। कैसे? इस चीज का फायदा कैसे उठाओगे? डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, मतलब टाइम के साथ जो चार्ज घट रहा है ना वो कांस्टेंट है। एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो, अगर मैं एक चार्ज का डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे टेंशन लग रही है, नीचे इसका मास लगेगा mg, और इधर साइड लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, जिसकी इनिशियली वैल्यू मैंने तुम्हें भी बताई थी। इनिशियली कितना लग रहा है वो Fe लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाय में डी स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय में डी स्क्वायर। इतना ही तो लग रहा है, इतना ही लग रहा है ना? हाँ यही लग रहा है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर mg तो कांस्टेंट है, mg तो कांस्टेंट है। जैसे जैसे चार्ज घटेगा क्या Fe घट रहा है? हाँ Fe घट रहा है। एक डायग्राम हम ऐसे सोच सकते हैं कि भाई Fe घट रहा है ना, Fe घट रहा है। क्या मैं ऐसे भी तो सोच सकती हूँ कि भाई mg है ये, यहाँ पर Fe लग रहा है ना, यहाँ पे टेंशन है, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ एक फोर्स F लगा रही हूँ जो मैं धीरे धीरे बढ़ाती जा रही हूँ। क्या ऐसे मैं बोल सकती हूँ क्या ये दोनों डायग्राम सेम है? क्या ये दोनों डायग्राम सेम है? क्या ये दोनों डायग्राम सेम है या नहीं है? तो यस, ये दोनों डायग्राम सेम है। सेम कैसे है हमें समझ नहीं आ रहा है। तो देखो समझ लो, टेंशन की वैल्यू मैंने बोला 5 न्यूटन है, ठीक है, और यहाँ पे ये चार्ज है, नीचे इसका mg समझ लो 4 न्यूटन लग रहा है, और यहाँ पर ये 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब तुमने बोला कि 10 न्यूटन जो है ना वो धीरे धीरे घट रहा है ना, समझो 10 न्यूटन धीरे धीरे 8 न्यूटन होगा, है ना, फिर धीरे धीरे 7 न्यूटन होगा, फिर 6 न्यूटन होगा, ऐसे धीरे धीरे घट रहा है। ऐसा हो रहा है? हाँ ऐसा हो रहा है। मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ ना इस सिचुएशन को ही कि भाई पहले देखो ये 8 हुआ, तुमने बोला ये 8 न्यूटन हुआ, धीरे धीरे घट रहा है, पहले 9 होगा, फिर 8 होगा, धीरे धीरे घट रहा है, 7 होगा, है ना, ऐसे धीरे धीरे घट रहा है। ऐसे भी तो बोल सकते हो कि मैंने एक फोर्स यहाँ पे 1 न्यूटन लगा दी, तो कितना बचेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे पास यहाँ पे ये 9 न्यूटन बचेगा। बाकी सारी को छोड़ दो, हम इसकी बात कर रहे हैं। तुमने बोला ये घट रहा है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड घट के 9 न्यूटन हो जाएगा? मैंने 1 न्यूटन यहाँ पे अगर ऐड करी तो वो क्या 9 न्यूटन घट जाएगा? हाँ। फिर ये मैंने यहाँ पे 2 न्यूटन ऐड करी, पहले 1 करी थी, फिर 2 न्यूटन ऐड करी, मैंने थोड़ी सी फोर्स बढ़ा दी, क्योंकि 8 न्यूटन हो गया। हाँ 8 न्यूटन हो गया, यहाँ पे इधर साइड 8 न्यूटन हो गया। फिर मैंने इसको 3 न्यूटन कर दिया, बढ़ा दिया, और तो क्या ये 7 न्यूटन हो गया। हाँ, तो दोनों डायग्राम तो सेम है, कि चाहे मैं बोलूँ कि भैया जी ये घट रहा है, या मैं बोलूँ कि ये बढ़ रहा है। इनके बढ़ने या घटने का रीजन क्या है? इनके बढ़ने या घटने का रीजन है कि चार्ज का घटना, जो चार्ज है वो कांस्टेंट रेट से घटता जा रहा है, और हमारे फोर्स के फॉर्मूले में चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज आता है, चार्ज का स्क्वायर न्यूमरेटर में आता है। जब चार्ज घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, है ना? हाँ। क्या चार्ज ही अकेला रीजन है फोर्स के घटने का या फोर्स के चेंज होने का? नहीं, चार्ज अकेला रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ना, डी भी तो वेरी करेगा, के तो कांस्टेंट है, चार्ज तुम्हारा धीरे धीरे घट रहा है, और जो डी है वो भी तो वेरी करेगा। हाँ, डी भी वेरी करेगा। मतलब फोर्स के चेंज होने का, इसका चेंज होने के दो रीजन है, एक तो है चार्ज और एक है डिस्टेंस, है ना। चार्ज और डिस्टेंस दोनों चेंज हो रहा है, तो इस वजह से ये वेरी कर रहा है, ठीक है। बट मेरे को एक चीज बता लो कि ये जो फोर्स मैं ऐड कर रही हूँ, नहीं, ये भी तुम्हारे दोनों पे डिपेंड करेगी। बिल्कुल, इसमें जो चेंज मैं इसको कर रही हूँ, बार बार इंक्रीज कर रही हूँ, डिक्रीज कर रही हूँ, वो भी क्यू और डी पे दोनों पे डिपेंड करेगी, है ना। वो भी क्या होगा, वो भी क्यू और डी दोनों पे डिपेंड करेगी। हमें अब देखो, अगर तुम चार्ज के रिस्पेक्ट में सोचोगे तो बोलोगे कि फोर्स धीरे धीरे घट रहा है ना। अगर चार्ज के रिस्पेक्ट में सोचोगे तो सोचोगे कि फोर्स जो है ना वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फोर्स धीरे धीरे घट रहा है ना। फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, फोर्स धीरे धीरे घट रहा है। बट अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में सोचोगे तो डिस्टेंस तो धीरे घट रहा है, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स तो बढ़ जाना चाहिए। जो भी अगर फोर्स चेंज हो रहा है, वो जो फोर्स चेंज हो रहा है वो चार्ज और डी की वजह से हो रहा है। चाहे तुम बोलो कि ये फोर्स चेंज हो रहा है और उसका अपोजिट ये चेंज होगा, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, है ना। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना कि अगर मैं तुमसे बोलूं, अब एक बार के लिए मान लो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, मान लिया। हम मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ अभी एफ है, मैं अभी अभी इस टाइम पर, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस पे एफ लगा रही हूँ। अगर थोड़ी सी dt टाइम बाद मैंने इसमें थोड़ी सी फोर्स ऐड कर दी, है ना, ठीक है, थोड़ी सी फोर्स मैंने ऐड कर दी, ठीक है, फिर क्या हुआ, अब इसमें कुछ ना कुछ एफ डैश बन गया, ठीक है, एफ डैश बन गया, डी एफ ऐड होने के बाद ये एफ डैश बन गया।
फिर क्या हुआ, एफ डैश के अंदर मैंने थोड़ी देर बाद डी टी टाइम, दोबारा से डी टी टाइम बाद मैंने इसका डी एफ फोर्स दोबारा से ऐड कर दी, कुछ ना कुछ डी एफ डैश ऐड कर दी होगी, कुछ अलग ऐड करा होगा, है ना। हमें कैसे पता कि हम कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं या वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, हमें नहीं पता, बट कुछ ना कुछ ऐड करा होगा। हाँ, ये जो फोर्स मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी जो मैं चेंज फोर्स का कर रही हूँ, वो जो रेट ऑफ चेंज इन फोर्स है, क्या वो जो फोर्स का चेंज है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो, फोर्स में जो पूरी की पूरी फोर्स में जो चेंज हो रहा है वो क्यू और डी दोनों पर डिपेंड करेगा, बट जो चेंज इन फोर्स पर यूनिट टाइम जो मैं कर रही हूँ, मतलब जो मैं थोड़ा सा फोर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, जो चेंज हो रहा है फोर्स के अंदर, वो किस वजह से होगा, वो किस वजह से होएगा, वो जो चेंज आएगा ना वो ही हमारा मेन मैटर होगा। क्योंकि क्यों चेंज मेन मैटर क्यों होएगा? देखो, ये जो 10 था, ये तुम्हारा 3 था, क्या तुम्हें 10 और 3 दोनों में से किसी से मतलब है? नहीं, हमें तो मतलब 7 से था। 7 क्यों? क्योंकि 7 नेट फोर्स है। नेट फोर्स तुमने बोला है, नेट चेंज ही तो था। चेंज कैसे हुआ वो? देखो, तुमने क्या करा, तुमने यहाँ पर, मेरे पास 10 न्यूटन यहाँ पे लग रही थी, यहाँ पे 3 न्यूटन लग रही थी, ठीक है। मैंने इसमें थोड़ी सी फोर्स बढ़ाई, मैंने इसमें 1 न्यूटन और बढ़ाया, है ना। तो यहाँ पे अभी कितनी लग रही, 7 न्यूटन लग रही थी, यहाँ पे भी 7 न्यूटन लग रही थी ना। हाँ, मैंने इसमें 1 न्यूटन और बढ़ा दिया, 1 न्यूटन इस साइड बढ़ा दिया, तो ये टोटल 6 न्यूटन लगी। हाँ, अब 6 न्यूटन उन्होंने बोला, 6 न्यूटन लगी भाई, तो टेंशन और ये जो एम जी है ये भी तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं ना। ये तो 4 न्यूटन ही हमेशा रहेगा, ये तो कांस्टेंट है कि 4 न्यूटन ही रहेगा, बट टेंशन अपने आप को वेरी करके इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि थीटा डिक्रीज करेगा, थीटा भी तो वेरी करेगा साथ साथ। तो मतलब बस इतना सा है कि जो चेंज फोर्स में आएगा ना, ये जो डी एफ आएगा ना, वही हमारा मेन मैटर होगा। कैसे? एक सेकेंड, देखो, तुमने बोला कि यहाँ पर ये क्यू है, ये क्यू है, ठीक है। इसमें से चार्ज लीक हो रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये पास आ रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है, धीरे धीरे ये पास आ रहा है क्योंकि चार्ज लीक हो रहा है। चार्ज अगर लीक हो रहा है तो पास क्यों आ रहे हैं? पास इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि भाई फोर्स जो पहले इक्विलिब्रियम में था, जब ये रुका हुआ था तो ये इक्विलिब्रियम में था स्टार्टिंग में, जब लीक नहीं हो रहा था तो। बट जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही लीक होना स्टार्ट हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से कुछ ना कुछ चेंज हो गया फोर्स के अंदर, फोर्स बढ़ गया घट गई, वो थोड़ा जो चेंज हुआ उसी की वजह से तो थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ ना। और वो चेंज ही तो तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स की तरह बनेगा, बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा ना भाई, बाकी सब तो सेम रहेगा ना। देखो, जैसे समझो कि यहाँ पर चार्ज है और यहाँ पर मैंने तुम्हें बोला टेंशन 5 न्यूटन लग रही थी, यहाँ पे एम लग रहा था 4 न्यूटन, और यहाँ पर तुम्हारा 10 न्यूटन लगा, ये लगा एफी, 10 न्यूटन लगा, समझो ये 10 न्यूटन लगा, ऐसे सब कुछ क्या था, ये इक्विलिब्रियम में था, ये बैलेंस था, ऐसे ही था स्टार्टिंग में। फिर क्या हुआ, चार्ज लीक हो गया, जैसे ही चार्ज लीक हुआ तो ये वाली फोर्स डिस्टर्ब हो गई। अब मैंने तुम्हें बोला, तुम ऐसे मत सोचो कि ये फोर्स चेंज हुई, समझो कि मैंने कुछ ना कुछ फोर्स में चेंज करा होगा, ये इंक्रीज या डिक्रीज हुई होगी, है ना। तो ये सब तो इक्विलिब्रियम में थे ना भाई, ये सब तो बैलेंस कर रहे थे ना एक दूसरे को, ये तो भी बैलेंस करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड वाइज तो ये बैलेंस करेंगे, अभी भी तो ये बैलेंस करेंगे। हाँ, ये तो बैलेंस अभी भी करेंगे, बट फर्क क्या है, ये तुम्हारी नेट फोर्स की तरह एक्ट करेगा। हमारे लिए मेन फर्क पड़ता है कि नेट फोर्स है, और वो जो नेट फोर्स होगा ना वो हमेशा चेंज होगा जो तुमने यहाँ पर ऐड करा। क्या आप समझ आया? देखो, स्टार्टिंग में ये सब कुछ बैलेंस था, जैसे चार्ज लीक हुआ तो कुछ ना कुछ फोर्स में चेंज आया, तो वो जो चेंज है वही तो नेट की तरह एक्ट करेगा ना। बाकी सब तो बैलेंस कर सकता है एक दूसरे को, तभी वो बैलेंस था, तभी तो वो बैलेंस था इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। तो ये जो डी एफ वैल्यू जो चेंज आया है वही तो नेट फोर्स की तरह एक्ट करेगा, तो वही तो तुम्हें वेलोसिटी दे रहा है। क्या ये क्लियर हुआ? ये जो वेलोसिटी आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि बैलेंस कंडीशन को बिगाड़ा गया है। बैलेंस कंडीशन 3 फोर्सेस की वजह से आ रही थी, टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और एमजी। जैसे ही चार्ज लीक हुआ, थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ, है ना। अब मैंने तुम्हें बोला कि इस फोर्स को मत चेंज करो, तुमने मान लिया कि कुछ ना कुछ फोर्स चेंज हुई दूसरी वाली, कुछ ना कुछ मैंने डीएफ इस साइड ऐड कर दिया, है ना। बाकी तीनों तो बैलेंस कर सकते थे एक दूसरे को, तो चेंज किसका आया? डीएफ का आया। डीएफ वाली फोर्स नेट फोर्स की तरह एक्ट करेगी और वही तुम्हारे सिस्टम को हिला देगी, है ना भाई, वही वेलोसिटी देगी उसे। तो वो जो डीएफ फोर्स है, जो चेंज इन फोर्स तुम ला रहे हो, वो किस पर वेरी करेगा? वो वेरी करेगा ओनली ऑन, मतलब डिपेंड करेगा, डिपेंड ओनली ऑन
डिस्टेंस। क्यों डिस्टेंस? क्योंकि चार्ज का चेंज होने का रेट है वो कांस्टेंट है। अगर चार्ज का रेट चेंज होने का कांस्टेंट है तो वो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो वेरी करेगा, जो इसका वेरिएशन मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, मतलब इसका जो वेरिएशन होगा ना, कि भाई हम इसको डीएफ अभी अभी कुछ चेंज हुआ, समझो मैंने कुछ ना कुछ 2 न्यूटन आगे ऐड करी, फिर बाद में क्या हुआ, बाद में मैंने 3 न्यूटन ऐड करी, फिर बाद में मैंने 4 न्यूटन ऐड करी, तो जो वेरिएशन जो चेंज हो रहा है ना, जो इस डीएफ का जो चेंज है वो किस पर वेरी कर रहा है, वो डी क्यू पर वेरी नहीं करेगा, वो चार्ज पर वेरी नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज का रेट खुद कांस्टेंट है। अब चार्ज खुद ही कांस्टेंट है तो वो डीएफ पे थोड़ा चेंज करेगा भाई, वो डीएफ पे थोड़ा चेंज करेगा। ऐसे समझो कि जो डीएफ है वो क्या आएगा, डीएफ जो है थोड़ी सी फोर्स है जो चेंज हुआ फोर्स में, तो चेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि डी क्यू का होल स्क्वायर बाय में डिस्टेंस का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस उस टाइम पर रहा होगा। जब यही कांस्टेंट है टाइम के साथ, हमेशा तुम डी क्यू ही यहाँ पे पुट करोगे तो डीएफ जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा ना, डी क्यू पर तो ना डिपेंड करेगा, तो जो डीएफ है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, डी क्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा तुम कांस्टेंट यहाँ पे पुट करोगे, ये वरी नहीं करना। इसका मतलब जो नेट फोर्स है, जो यहाँ पे इसको खींचने वाली जो फोर्स है, ये जो नेट फोर्स की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। और डिस्टेंस पर फोर्स कैसे डिपेंड करती है, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है एक्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लो चलता है, हाँ, तो इनवर्स स्क्वायर लो चलेगा तो ऐसे डिपेंड करेगा। अब नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स हो जाएगा, जैसे समझो इसमें नेट फोर्स लगेगी कुछ ना कुछ एफ, इसका मास है एम, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मास तो कांस्टेंट है, हटा दो, मतलब फोर्स जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, हाँ, मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना भाई, दोनों का प्रोपोर्शनल एक जैसे चलेगा, हाँ, एक जैसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर आ गया, हाँ, तो वी डी वी बाई इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर को लिख सकते हो x की पावर -2 dx, इसको तुम इंटीग्रेट कर दोगे जीरो से लेकर, समझो कुछ ना कुछ टाइम वेलोसिटी v आ गई, और जो डिस्टेंस था जो वो चल रहा था उसको बोल रही हूँ मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या आ गया, ये कुछ ना कुछ देखो, ये समझो जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, पहले ये d रहा था फिर बाद में क्या हो गया x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा बी स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करोगे जीरो से लेकर v तक इज इक्वल टू, ये आ जाएगा तुम्हारा -2 बाहर आ जाएगा, सॉरी x की पावर -2 + 1 बाय में -2 + 1, और इसके अंदर लिमिट पुट करोगे d से लेकर x तक, है ना, d से लेकर पुट करोगे x तक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास v स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, सिंपल, जीरो को पुट करने में कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे आ जाएगा -1/x, तो क्या पुट करोगे, माइनस को बाहर ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 1/, फाइनल लिमिट x -1/d, अब 1/d तो कांस्टेंट है, हाँ, तो इसको हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू -1/x, हाँ, माइनस और 2 हटा दो वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर -1, दोनों साइड रूट ले लो तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू x की पावर -1/2, मतलब प्रपोर्शन, हम प्रपोर्शनल ही निकाल देते तो फोर्स आंसर आ जाएगा। तो पहला मेथड क्या था, पहला मेथड था कि मैंने टेन थीटा को की वजह से सॉल्व कर, टेन थीटा की मदद से सॉल्व करना, जिसके अंदर y को कांस्टेंट लेने वाली चीज हमारी इस कंडीशन से आई थी, याद रखना, ज्योमेट्रिकली और फोर्स से हमने दो इक्वेशन निकाली थी, दोनों को इक्वेट करके वहां पर q डैश, ताकि हमारे कांस्टेंट की तरह एक्ट कर जाए, हमने उसका स्क्वायर इधर साइड लिया थे, है ना, उसका रूट लिया थे उधर साइड से बना के, और फिर हमने x और v का रिलेशन देख लिया था, और यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने df का रिलेशन देखा कि जो df है, जो चेंज इन फोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, नेट फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v, हमें v और x के बीच का रिलेशन चाहिए, तो v dv by dx लिख दिया, और इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। Now next question number 55. As shown in figure, the electric field lines, तुम्हें electric field lines दिखा रखी है इस फिगर के अंदर, on the right have twice the separation of on the left। देखो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें ऐसी फील्ड लाइन दे रखी है, ऐसी फील्ड लाइन दे रखी है, ऐसी ही तो दे रखी है, उन्होंने बोला जो लेफ्ट में सेपरेशन है ना
उसका ट्वाइस है राइट में। यहाँ पे समझो दो फील्ड लाइन के बीच में एल डिस्टेंस है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। इफ द चार्ज पार्टिकल टेक टाइम टी टू मूव अ डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस मूव करने में चार्ज पार्टिकल टाइम टी लेता है इन लेफ्ट रीजन, लेफ्ट रीजन में अगर उसे मूव करना है तो देन हाउ मच टाइम टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन राइट साइड रीजन, राइट रीजन में वो सेम पार्टिकल कितना टाइम लेगा। एक्स रीजन में कितना टाइम लेता है, एक्स टाइम लेता है उसे। अगर देखो इफ अ पार्टिकल, इफ अ चार्ज पार्टिकल टेक टी टाइम टू मूव डिस्टेंस एक्स इन लेफ्ट रीजन, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना लो फिर इसको, जैसे समझो कि ये है, ठीक है, ये वाला मेरा लेफ्ट रीजन हो गया और ये वाला मेरा राइट रीजन हो गया। इस रीजन में किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करना है, मान लो उसका चार्ज क्यू है, तो उसको अगर एक्स डिस्टेंस मूव करना है तो उसको टाइम लगता है टी। इसी चार्ज पार्टिकल को अगर मेरे को राइट रीजन में मूव करवाना है एक्स, तो उसे टाइम कितना लगेगा, ये मुझसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो मुझे एक चीज बताना, सेपरेशन अगर इसका एल है तो इसका 2l हो जाएगा, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ई है तो क्या इसका मैग्नीट्यूड E/2 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी जितनी पास होती है उतना उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। हाँ, अगर ये फील्ड लाइन है, समझो ये वाली फील्ड लाइन है और ये एक फील्ड लाइन है, तो कौन सी फील्ड लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्गर रीजन है, ये वाली स्ट्रॉन्गर रीजन है, चाहे दोनों यूनिफॉर्म है बट स्ट्रॉन्गर कौन है, नीचे वाली स्ट्रॉन्गर थी, ठीक है। तो अगर ये ई है, अब इन्होंने बोला एग्जैक्टली डबल सेपरेशन है, अगर ये एल है तो ये L/2, सॉरी L2 है, अगर ये एल है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2l हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे ई है तो वहां पे E/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, सेपरेशन बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घट जाती है ना, तुम्हें पता है। ये एल क्या है, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है यहाँ पर एल, सेपरेशन बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके ओके। अब ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को यहाँ पे मुझे एक चीज बताना कि फोर्स कितनी लगेगी इस वाले रीजन में, तो इस पे जो फोर्स लगेगी, यहाँ पे अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज को माना है तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी क्यू ई, और यहाँ पे जो फोर्स इस पे लगेगी वो कितनी लगेगी, QE/2। हाँ ठीक है, इसका मास अगर m है तो ये पार्टिकल तो यही तो मैंने यहाँ पे लिया, इसका मास भी तो m ही होगा, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे QE/m हो जाएगा, यहाँ पे 2 QE/2m हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर इसका एक्सीलरेशन को मैं a मान लूं तो इसका एक्सीलरेशन A/2 हो जाएगा, ओके। तो मुझे एक चीज बताना, अगर मैं सोचूं तो अगर हम सेकंड इक्वेशन को यूज करें तो वो होता है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं कि भाई हमने जो पार्टिकल था उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, जब हमें कुछ नहीं दिया गया तो मानेंगे कि यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप करा होगा, जो हमने इसको रिलीज कर दिया होगा, तो यहाँ पे ये जो x है वो s है, जो यहाँ पे s है ये x के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, मैं अभी केस 1 लिख रही हूँ, केस 1 का मतलब हो गया लेफ्ट वाला रीजन, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ, यहाँ पे एक्सीलरेशन है a और टाइम लगा t। अगर मैं केस 2 लिखूं यानी कि राइट वाला रीजन, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट तो वहां पे भी हमें x करवाना है, हाँ, बट जो हमारा एक्सीलरेशन है वो कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, और टाइम लगा कुछ ना कुछ t डैश, मान लो कुछ ना कुछ टाइम लगा t डैश, कुछ ना कुछ अलग लेना पड़ेगा ना। अब एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तुम डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/x इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर है, यहाँ पर AT है, सॉरी AT स्क्वायर आता है, इक्वेशन में AT स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर यहाँ पर जाएगा हाफ A/2 t डैश का होल स्क्वायर, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो हाफ t डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, है ना। ये आएगा क्या, हाँ ये आएगा, तो यहाँ पर जो मेरा t डैश है वो कितना आ जाएगा, t डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इधर चला जाएगा 2t स्क्वायर, तो t डैश आ जाएगा मेरे पास, रूट ले लोगे तो आ जाएगा √2t, क्या आ रहा है, t डैश आ रहा है √2t। एक लॉजिकल चीज मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम बताओ कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर घट गई है तो क्या एक्सेलरेशन घट गया, हाँ क्योंकि फोर्स घट गई तो एक्सेलरेशन भी घट गया, एक्सेलरेशन का घट गया है, तो मुझे एक चीज बताना कि वही टाइम ट्रेवल करने में उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो t डैश इज ग्रेटर देन t होना चाहिए था,
तो क्या टी डैश टी से बड़ा है? हाँ देखो टी डैश जो है वो 1.41 टाइम है टी का, मतलब 1 से बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो टी डैश बड़ा हो जाएगा। तो टी डैश क्या आएगा? ये आ जाएगा। ये और ये वैसे नहीं हो सकते, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर T6, देखो ध्यान से, इसमें क्या कहा हमसे? एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज। ठीक है, एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, पासेस थ्रू अ स्फीयर। एक स्फीयर जिसका रेडियस दे रखा है तुम्हें r, एक स्फीयर जिसका रेडियस दे रखा है r, उसको ये पास कर रहा है और ये फिगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और इस फिगर में मैं ये भी दिखा था कि इसकी सेंटर से ये जो लाइन चार्ज है ये x डिस्टेंस दूर है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज, कौन सा सरफेस? इस सरफेस, इस स्फीयर का जो सरफेस है उससे कितना फ्लक्स पास करेगा मुझे ये बताना है। तो उसको बताने के लिए सिंपल सा हम गॉस लॉ लगाएंगे। हाँ हम गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ के हिसाब से जो फ्लक्स पास करेगा वो आ जाएगा क्यू एनक्लोज्ड बाय एन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो देखो ध्यान से, क्यू एनक्लोज्ड निकालना है, सिंपल हो जाएगा लैम्डा डी, जो भी लेंथ है इसकी लैम्डा एल बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब लेंथ एल, वो लेंथ एल लेनी है तुम्हें जो इस सर्कल के अंदर, इस स्फीयर के अंदर आ रही है, सॉरी सर्कल नहीं स्फीयर के अंदर आ रही है, तो वो हो जाएगा लैम्डा। देखो तुम्हें पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल होता है अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो। हाँ, तो यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा एल, तो मैंने चार्ज पुट करा लैम्डा एल, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा। देखो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगी, अगर मैं तुमसे बोलूँ ये डिस्टेंस भी तो आर है, हाँ, ये डिस्टेंस भी तो आर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है एक्स, तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये भी 90 है। या तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे ये लेंथ निकालनी है अगर, तो मैं यहाँ पर सिंपली पाइथागोरस लगा दूंगी। तो ये समझ लो मैंने इसको इतनी लेंथ को मैंने माना y है, तो मैं क्या यहाँ से बोल सकती हूँ, ध्यान से देखना, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैंने इस साइड एक माइनस कर दिया तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो लेंथ है यानी कि ये जो l है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 2y के, यानी कि 2 इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चार्ज आ जाएगा लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू 2 इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखोगे क्या? इंटू 2 रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट। क्या गया? 2 पाई रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, देखो ध्यान से, इसमें क्या कहा हमसे? टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई r1, मतलब a एंड b, दो मेटेलिक स्फीयर्स है जिसका एक का रेडियाई है a, एक का रेडियाई है b, रिस्पेक्टिवली आर चार्ज। ठीक है, चार्ज कर दिया, समझो इसको कुछ ना कुछ चार्ज Q1 दे दिया, इसको चार्ज Q2 दे दिया, ठीक है, एंड जॉइन बाय कंडक्टिंग वायर। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इसके पास फील्ड मान लो कुछ ना कुछ E1 है, इसका के पास E2 है सरफेस पर, तो तुम्हें बताना है E1 बाय E2 क्या होगा, कैसे पता लगाओगे? टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस इतना इतना और चार्ज एंड कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब मुझे एक चीज बताना, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। अब मुझे सोचना पड़ेगा भाई कि चार्ज इस पर कितना होगा, चार्ज इस पर कितना होगा। एक चीज सोचते हैं इससे अच्छा, हम्म, जैसे मैं कनेक्ट करती हूँ दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है ना? हाँ, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है।
मुझे एक चीज बताना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, किसी के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे सरफेस पर तो वो आता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये क्यू क्या होता है, उसके पास कितना चार्ज है ना। मतलब देखो इसमें जो वेरी करेगा वो सिर्फ चार्ज अलग अलग है ना। जैसे या फिर अगर तुम देखो तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब सॉरी ए नहीं है, ये क्यू लिखा है, क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। जो चार्ज इसके पास आता है, जैसे कि जो फाइनल चार्ज इसके पास, मान लो कुछ ना कुछ Q1 डैश आएगा, इसके पास Q2 डैश आएगा। ये फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकंड स्फीयर है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट स्फीयर की, सेकंड स्फीयर की। तो ये जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो होता है इसका रेडियस a बाय में टोटल रेडियस a प्लस बी इंटू में टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 ना, Q1 प्लस Q2। और इसके पास हो जाएगा b बाय में a प्लस बी इंटू में Q1 प्लस Q2, है ना। इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये कॉमन है दोनों में, हाँ, और ये भी तो कॉमन है दोनों में। यानी कि जो चार्ज होता है कनेक्ट करने के बाद वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर हो जाता है, हाँ? तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो रेडियस बाय आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे फर्स्ट स्फीयर का रेडियस नीचे आएगा ए और बी ऊपर आ जाएगा, यानी कि बी बाय ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। देखो इसमें क्या कहा हमसे, द ग्रिड ईच स्क्वायर ऑफ 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ये तुमने एक डायग्राम दे रखा है, इसमें स्क्वायर्स बन रहे हैं अलग अलग, उनकी जो साइड है वो 1 मीटर है। ये 1 मीटर, यहाँ 1 मीटर, ये 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर ऐसे बता रखा है। रिप्रेजेंट अ रीजन इन अ स्पेस कंटेनिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक स्पेस है जिसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके अंदर तुम्हें ऐसे एक डायग्राम हमें मेंशन कर रखा है जिसमें बहुत सारे स्क्वायर्स बन रहे हैं, हर एक की साइड है 1 मीटर। द पोटेंशियल एट पॉइंट जीरो, सॉरी ओ ए बी सी डी, इनके पोटेंशियल्स दे रखे हैं तुम्हें। यहाँ पे तुम लिख लो, एक काम करो, देखो ये फिगर बना लेते हैं पहले तो। ये फिगर मुझे दे रखी है ऐसे, ये एक्स है, ये वाई है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये जी ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। या अब मुझे बोला है पोटेंशियल्स दे रखे हैं, पहले दे रखा है जीरो का, फिर दे रखा है ए का, फिर दे रखा है बी का, फिर दे रखा है सी, फिर दे रखा है डी, फिर दे रखा है, ऐसे लिख लेते हैं सिंपल। देखो पोटेंशियल्स दे रखे हैं, पोटेंशियल्स में दे रखा है ए का, फिर बी का, फिर सी का, पहले जीरो का तो दे रखा है, जीरो का, फिर ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का, फिर एफ का, फिर जी का, फिर एच का, ओके। आर रिस्पेक्टिवली जीरो, -1, -2, 1, 2, 0, -1, 1 और 0। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर एक, यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो हमें एक चीज पता है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू -dv बाय dr, ऐसे लिखते हैं हम, हाँ ऐसे लिखते हैं। तो आर कैप, इसकी डायरेक्शन आर कैप, ऐसे तो लिखते हैं, हाँ ऐसे लिखते हैं। देखो इसका पोटेंशियल दे रखा है 0 वोल्ट, इसका दे रखा है -1 वोल्ट, इसका दे रखा है -2 वोल्ट, -1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0 वोल्ट, और एफ का दे रखा है -1 वोल्ट, इसका दे रखा है 1 वोल्ट, और इसका दे रखा है 0 वोल्ट, ओके। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। मैं बोल सकती हूँ, देखो डिक्रीज इन पोटेंशियल, माइनस लगाया ना, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। हम बोलते नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि देखो फॉर्मूले में देखो, डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।
तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पोटेंशियल 0 था, यहाँ पे -1 हुआ, यानी कि डिक्रीज हो गया 1 से। कितनी लेंथ है ये लेंथ है 1 मीटर। फिर देखो दोबारा से 1 से डिक्रीज हो गया, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है एक एक से डिक्रीज कर रहा है। और पोटेंशियल जिस साइड डिक्रीज करता है उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, यानी कि ई एक्स कॉम्पोनेंट एक्सेस के अलावा ई एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना डिक्रीज करा, 1 से डिक्रीज करा बाय में लेंथ है 1। तो क्या ये मैं सिंपल इसको I1 मतलब 1 आई कैप लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो तुम बोलोगे भाई हमें नहीं समझ आया, माइनस देखो, देखो डीवी लिखोगे, डीवी क्या होता है, डीवी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय में लेंथ जो हमने लिखी। वी फाइनल है -1, इनिशियली है 0, बाय में लेंथ है 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -1 बाय 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 आ रहा है क्या, तो वही तो लिखा है मैंने। और सिंपली सोचो ना भाई कि 1 से डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 ही रही होगी। ये सिंपली एक्सीलरेशन की तरह होता है। एक्सीलरेशन भी तो क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी है, जो हमने कहा था ना थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन, कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है और फिर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे ही तो हो रहा है कि भाई हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर बोला 0 वोल्ट था या -1 हो गया, तो कितने से डिक्रीज करा, 1 से डिक्रीज करा, तो 1 बाय में कितनी लेंथ में डिक्रीज करा, 1 मीटर, 1 बाय में 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1 आई क्या हो गया एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में देखोगे तो देखो इस साइड 0 से 1 हुआ, बढ़ गया, फिर दोबारा से 2 हुआ, बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे रही होगी जरूर। देखो 2 से 1 में बढ़ गया, 1 से 0 करोगे घट गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में भी कितनी हो जाएगी, 1 जे कैप हो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी आई कैप, और ये नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप है ना, डायरेक्शन क्या है माइनस जे कैप, तो वो हो जाएगा माइनस जे कैप। डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, मैग्नीट्यूड तो 1 है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 12 क्वेश्चन डिस्कस करे, थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं बस। ठीक है, और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करा करो सॉल्यूशन देखने से पहले, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लेक्चर कैसा लगा बता देना।